अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक्स पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपिट सेक्शन। सो चलिए इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम कल के दिए हुए क्वेश्चंस पे एक नजर डालते हैं। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, जहां पे प्रीलिम्स फैक्ट से रिलेटेड कुछ 4 क्वेश्चंस थे, वेयर इन इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा बी, एंड फर्स्ट एंड सेकंड ये मैंने आपसे पूछा था डिविडेंड रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, एंड देन कुछ स्कीम्स पूछी थी एल्डरली पीपल के लिए। तो हमारे एस्पिरेंट हैं, हमारे स्टूडेंट हैं विष्णुवर्धन रेड्डीकोटे, जो रिलीजियसली हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, एंड ही हैज़ गिवन एब्सोल्यूट आंसर। सो वेल डन विष्णु, कंग्रेचुलेशंस। इनफैक्ट जिस स्टूडेंट्स के भी आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू काइंडली कॉमेंट, एंड वंस यू लेट अस नो, देन उसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेनेशन भी शेयर कर सकता हूं आपके साथ। ओके, देन वी विल हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन वहां पे भी। मूविंग फॉरवर्ड, सो ये है हमारे डेली यूट्यूब रिचुअल्स के क्लासेस, जहां पे डेली एडिटोरियल ओपिनियन एनालिसिस आपको पता ही होगा अगर आप रेगुलर हैं तो। अगर आप रेगुलर नहीं हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। प्लीज हिट द बेल आइकॉन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे, आप कोई मिस ना कर पाएँ कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी एनालिसिस। चलिए आज हम शुरू करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जिसको हम कवर करेंगे। मैं आपको लेके चलता हूं न्यूज़ पे, ठीक है। तो ये हमारी न्यूज़ एनालिसिस है आज की। ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 आर्टिकल्स मैंने कवर किए हैं और होलिस्टिकली कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए हैं। ओके, एक है आफ्स्पा से रिलेटेड, जो कि ऑलरेडी कल हमारे काउंटर पार्ट जो आद्या मैम है उन्होंने कवर किया है बहुत डिटेल में। आफ्स्पा बहुत टाइम से चला आ रहा है, ठीक। दूसरा आर्टिकल आपका है चाइना हांगकांग से रिलेटेड। अभी इस मुद्दे को हम नहीं कवर करेंगे, हम टच नहीं करेंगे। आधार और वोटर आईडी लिंक, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है जब से ये बिल पास हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि मैं आपको बताऊं, दिस इज जस्ट अ स्टडी, ठीक है। बहुत डिटेल में एक स्टडी की गई थी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलेक्टोरल पोल्स पे, और वहाँ का एग्जाम्पल लिया गया था आधार आईडी और वोटर आईडी। बेसिकली क्रक्स ये था कि उसको डीलिंक किया जाए आधार और वोटर आईडी को, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। इतना कुछ खास नहीं, इसमें मैंने भी आपको बताया है आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे के एनालिसिस में। जो 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, वो है कोल्ड ट्रुथ अबाउट इंडियाज इनकम इनइक्वालिटी, एंड दूसरा जो है वो है द गैप्स इन द प्लान ऑफ टैकल प्लास्टिक वेस्ट। ये दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं और इन्हीं दोनों को हम आज कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल पे। मैं आज इसको कवर करता हूं सबसे पहले, द गैप इन द प्लान टू टैकल प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। द ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रेट्रोग्रेसिव इन देयर अप्रोच। सो आज का हमारा पहला आर्टिकल है ये, और इसको करने चलते हैं हम अपने बैक टू प्रेजेंटेशन। सो ये जो टॉपिक है वो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डिग्रेडेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। ओके, जो आज का मुद्दा है वो 3 मामलों पे बेस्ड है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा 3 मामले क्या हैं। पहला मामला जो है, हम यहां बात करेंगे जो रैग पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा उठाते हैं, जो लोग रोज सुबह आपके घर आते हैं, बेल बजाते हैं और कूड़ेदान, आप कूड़ेदान में देते हैं, उनको देते हैं, उनके बारे में है, ठीक है। दूसरा ये है कि कितने टाइप्स के प्लास्टिक्स हैं जो कि रिसाइकल हो सकते हैं, कितने रिसाइकल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जो हो सकते हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो नहीं हो सकते उनके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, ठीक। और जो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट ये जो मुद्दा है
वो कंप्लायंस की बात कर रहा है कि जो सर्टिफिकेट्स होते हैं इन मामलों में हम जो जो अमेंडमेंट्स किए हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, सो चलिए आइए शुरू करते हैं ये आर्टिकल। तो ड्राफ्ट रेगुलेशन एंड गैप्स ऑन प्लास्टिक वेस्ट। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा ये है कि जो ड्राफ्ट था, ठीक है, एक्सटेंडेड ईआरपी जिसको कहते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईआरपी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो एक्सटेंडेड ईआरपी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलेशंस है, उसका ड्राफ्ट ये कहता है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं, कहां से? प्रोड्यूसर्स, मतलब जो कि मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, इंपोर्टर्स जो उसको इंपोर्ट कर रहा है, लेट्स से रिटेल भी कर रहा है, ठीक है, या ब्रांड ओनर्स जिनकी फैक्ट्रीज हैं, ठीक, ये लोग अगर प्लास्टिक जनरेट कर रहे हैं तो ये इनका दायित्व है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि उसको मैनेज करें। और ये चीज मेंशन की गई है किसमें? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 में। ठीक है, और ये रूल ये भी प्रोहिबिट करता है, ये मना करता है सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम जिसकी यूटिलिटी बहुत लो है और एक्चुअली हाई लिटरिंग पोटेंशियल है। ठीक है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ठीक, इससे रिलेटेड ईआरपी सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई कंपनी है, अगर आप कोई फूड मैन्युफैक्चरर कंपनी है और आपको प्लास्टिक्स यूज करने हैं अपने कंपनी में पैकेजिंग के लिए, सामान भेजने के लिए, सामान उठाने के लिए, डिलीवरी के लिए, तो आपको ईपीआर सर्टिफिकेट लेना होगा। ठीक है, ईपीआर सर्टिफिकेट क्या होता है? ईपीआर सर्टिफिकेट वो होता है दैट आप ट्रेड कर सकते हैं प्लास्टिक के मामलों में। अगर आप यूज कर रहे हैं वो आइटम, बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक जा रहे हैं, नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन जो प्लास्टिक वाला मामला यूज कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे हम, 3 तरह के प्लास्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, वो ईपीआर सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। मेकर्स एंड यूजर्स ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग कैन कलेक्ट सर्टिफिकेट्स कॉल्ड ईपीआर सर्टिफिकेट्स एंड ट्रेड इन देम। ठीक है, so EPR means responsibility of a producer for environmentally sound management of the product, plastic packaging until the end of life। ठीक है, ये एंड ऑफ लाइफ का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टर्म है इसको याद रखिएगा, ऐसे ही टर्म आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये जो आंसर का पूरा फ्रेमवर्क है वो मैंने एक मेंस आंसर की तरह ही डिजाइन किया है। ठीक है, सो एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल क्या होता है? So only a fraction of plastic that cannot be recycled, such as multi-material plastic, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे 3rd स्लाइड में। ओके, which will be eligible to send for the end of life disposal। ठीक है, जैसे ये जो मटेरियल्स हैं, प्लास्टिक मटेरियल, मल्टी मटेरियल प्लास्टिक, ये कहाँ यूज होते हैं? क्योंकि ये वो प्लास्टिक मटेरियल्स हैं जो कि जब भी डिस्पोज नहीं होते हैं, ठीक है, इनको रिसाइकल करना पड़ता है, रीयूज करना पड़ता है, ये नहीं हो सकते हैं डिस्पोज, कई 100 साल लग जाएंगे इनको डिस्पोज करने के लिए, खत्म करने के लिए इनको। इसीलिए ये कहाँ यूज होते हैं? रोड कंस्ट्रक्शंस में, वेस्ट एनर्जी रिसोर्स के लिए, वेस्ट टू ऑयल या फिर सीमेंट फैक्ट्रीज में यूज होते हैं इसके। ठीक है, अगर कोई कंपनी, कोई प्रोड्यूसर प्लास्टिक का यूज कर रहा है और उसके पास अगर ईपीआर सर्टिफिकेट नहीं है तो उस पर हैवी फाइन लगाया जाएगा, एक कंप्लायंस है उसके लिए। ठीक है, नॉन कंप्लायंस, अगर कोई कंप्लाई नहीं करेगा, दैट विल इनवाइट अ ट्रेडिशनल फाइन, इंस्टेड एन एनवायरमेंटल कंपनसेशन विल बी लिवाइड। और वो कंपनसेशन क्या होगी वो इसमें डिफाइन नहीं किया है, लेकिन एक पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, कहीं कहीं पे इसमें मेंशन किया गया है, फाइन है 40% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो आपने लिया है उसको आपको पे करना पड़ेगा। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट एक्चुअली, 40%। ठीक है, बैनिंग प्लास्टिक्स, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई 2022 जुलाई तक हम कुछ प्लास्टिक रेंज जो है वो प्रोडक्ट हम बैन करेंगे, जैसे कि ईयरबड्स वाले सिस्टम हो गए, प्लास्टिक स्टिक्स हो गई, प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून्स, प्लास्टिक फ्लैग, कैंडी स्टिक्स, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मल्टी मटेरियल प्लास्टिक में आते हैं, मतलब कि ये एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल वाले कैटेगरी में आते हैं, जिनको डिस्पोज इजिली नहीं किया जा सकता, जो कि रीयूज किया जा सकता है, इनको मतलब रिसाइकल किया जा सकता है। दीज आर एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हम आते हैं इस आर्टिकल में। तो ये है आर्टिकल पूरा का पूरा रैग पिकर से। ठीक है, बेसिकली ये पिरामिड आप देख रहे हैं,
इस पिरामिड के टॉप पे आप हैं और इस पिरामिड के बॉटम में ये हैं। ये मतलब कि जो इमेज आप देख रहे हो ये क्यों इस पिरामिड के बॉटम में है? क्योंकि ये सारा सब कुछ, अगर आप टॉप पे हैं तो उस शहर का जितना भी कूड़ा है, उस शहर की जितनी भी कूड़े कचड़े होंगे, चाहे फूड वेस्ट हो गया, प्लास्टिक वेस्ट हो गया, XYZ किसी भी तरह का वेस्ट हो गया, स्क्रैप मटेरियल हो गया, ये बेचारे, ये पिरामिड के वो सेगमेंट हैं, वो कोना है, वो एंड है जिनको रिकॉग्निशन बिल्कुल नहीं मिलती है। ये एक इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, ठीक है, जिनकी सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती है। आज नौकरी है, कल नहीं है, खाने को पैसा रुपए नहीं होता है, छोटे मोटे काम करते हैं। ये मामला जो है वो इसी से रिलेटेड है, ये पूरा मुद्दा, ठीक है। सो जो पिरामिड का एंड है वो ये लोग हैं, और इनके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एज एन गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार क्या कर रही है, हम एज एन ऑनरेबल सिटीजन्स, हम एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, हम भी क्या करते हैं, ठीक है। सो नॉट ओनली एवरीथिंग द गवर्नमेंट विल डू, बट वी ऑल्सो कैन हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज देयर राइट्स एंड देयर ड्यूटीज। ओके, सो यही बात ये आर्टिकल में कही गई है। अगर मैं आपको न्यूज पे ले चलूं तो यहां पे इन्होंने लिखा है दैट फॉर डिकेड्स वेस्ट पिकर्स, अगर आप मेरा कर्सर देख रहे हो, फॉर डिकेड्स वेस्ट पिकर्स वर्किंग इन डेंजरस एंड अनसैनिटरी कंडीशन हैव पिक्ड अप व्हाट वी थ्रोन अवे, ठीक है। और इंडिया में कूड़े कचड़े की जो हालत है वो, मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से रूबरू हैं, ठीक है। इसीलिए जितनी भी क्लीन सिटीज़ हैं, जैसे इंदौर हो गए, मध्य प्रदेश के कुछ शहर हैं, वो क्लीन सिटी इसलिए हैं क्योंकि वो लोग देखभाल करते हैं इन लोगों की। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जब आप अपने आंसर में भी कोट कर सकते हो, ठीक है। सो ये वो लोग हैं, जब आप कूड़ा फेंकते हैं तो यही उठाते हैं, क्योंकि हम तो जहमत करते नहीं हैं कूड़ा उठाने की, वापसी सही जगह पे हम फेंकेंगे नहीं, सही जगह पे डिस्पोज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वही लोग हैं जो घरों घरों में से कूड़ा लेके आते हैं, लेकिन इनकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो बिसाइड बाय डाइवर्टिंग वेस्ट टुवर्ड्स रिसाइकलिंग एंड रीयूज, ठीक है। और ये ऐसे स्टेक होल्डर हैं ये पूरे प्रोसेस के, जो कि जो वेस्ट मटेरियल है वो एंड यूजर तक ले जाते हैं, जहां पे वेस्ट हमारा रिसाइकल होता है, चाहे कोई फैक्ट्री हो गई या लैंड फिलिंग साइट हो गई या फिर इन सिटू या एक्स सिटू जो कंजर्वेशन होती है वहां हो जाती है, ये लोग लेके जाते हैं वहां पे, या इनकी गाड़ियां लेके जाती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे इस इमेज में, ये ठेला है, ठेला पे ये एक औरत खींच के ले जा रही है इसको। तो ये भी एक डिस्पैरिटी है, ये भी एक इनइक्वालिटी है, एक तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। दो ऑफ कोर्स ये एक एम्पावरमेंट है, कम से कम ये भीख तो नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ ये मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन इनकी सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है इनके पास, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज लाइक वी हैव टू सब्सिडाइज थिंग्स, ठीक है। जो रैक पिकर्स होते हैं, सब्सिडाइज लोकल गवर्नमेंट एंड पॉसिबल फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। Further, the amount of waste accumulation in cities, water bodies, dumping site increase recycling, creating environment and public health benefit, ठीक है। इनकी वजह से ये सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं कूड़ा, और इस वजह से क्या होता है, जो वेस्ट अक्यूमुलेशन होता है सिटीज़ में वो सही जगह पे जाता है और वहाँ पे रिसाइकल रीयूज होता है। इस वजह से इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ सेफ रहता है, पोल्यूशन नहीं होता है। सो दोस्तों, ये बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं इस पूरे प्रोसेस के, लेकिन गवर्नमेंट के जो स्वच्छ भारत अभियान मिशन जो है उसमें इन्होंने इनको स्टेक होल्डर का दर्जा नहीं दिया है। इनफैक्ट इनका तो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनको तो फॉर्मल सेक्टर भी नहीं हम कह सकते हैं। तो हमने इनको बेसिकली निग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। बिटवीन, यहाँ मेंशन है, मोस्ट इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स रिमेन इनविजिबल, बिटवीन 1.5 to 4 million वेस्ट पिकर्स इन इंडिया, दे आर विदाउट सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, मिनिमम वेज, बेसिक प्रोटेक्टिव गियर, कुछ नहीं है इनके पास। आज का दिन है, आज ये क्या करते हैं वही मैटर करता है। आज इनको 200 रुपये मिले वो मैटर करता है। इनके पास ना हेल्थ इंश्योरेंस है, ना कोई सामाजिक सिक्योरिटी है, कुछ नहीं है, ठीक है। सो स्वच्छ भारत मिशन प्लास्टिक वेस्ट बुक एट्रीब्यूट्स इंडियाज रिसाइकलिंग रेट इनफॉर्मल सेक्टर, सबसे ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में ये रिसाइकलिंग रेट होता है। लेकिन उसकी जो गाइडलाइंस है, अब वो क्या कह रही है, एक तो मैंने आपको बताया कि ये स्टेक होल्डर्स का दर्जा नहीं मिला है इनको, ठीक है।
कई स्टेक होल्डर्स होते तो कहीं ना कहीं इनको अब एम्पावरमेंट मिलती, तो कुछ ही अपना स्टेप भी रखते, ये भी आंदोलन पे जाते, ये भी अनशन पे बैठते, ये भी स्ट्राइक करते कि हमें भी दो, ठीक है। लेकिन इनको स्टेक होल्डर नहीं माना गया है। इसकी बजाय जो स्वच्छ भारत मिशन है उसमें ये मेंशन है, उसमें ये गाइडलाइंस मेंशन की है डायरेक्ट कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्राइवेट कंपनी से या फिर कोई भी प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन वाले जो नई कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं, उनसे टाई अप करे और फिर एक चेन बनाए। तो जब ये कूड़ा कबाड़ी जब एक कोई प्राइवेट चीज उठाने लगेगी, प्राइवेट कंपनी या फिर कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट उठाने लगेगा, तो फिर इनका वैल्यू कहाँ, ये कहाँ जाएंगे, ठीक है। जब हम कह रहे हैं यहाँ पे कि 1.5 to 4 मिलियन, 4 मिलियन समझ रहे हैं आप, 40 लाख लोग, कहाँ जाएंगे ये लोग अगर फिर इसको भी प्राइवेट। तो क्यों ना जी ये लोग जो उठा रहे हैं इन्हीं को एम्पावर करें, एक हेल्प, सोशल हेल्प ग्रुप बनाएं और काम हम इनको सौंपें और फिर ये काम करेंगे। क्या ज़रूरत है हम सब कुछ चैनलाइज करने की प्राइवेट गेटवे के थ्रू, ओके। जैसे हमारा कुटुंबश्री है, जैसे हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, बहुत रिमोट लेवल पे, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे वो काम करते हैं, इनसे भी हम काम करा सकते हैं, ठीक है। सो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेगुलेशन फंड्स कुड बी डिप्लॉयड फॉर मैपिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स, ठीक है। तो जो एक्सटेंडेड फंड है, जो पैसे आ रहे हैं, जो निवेश हो रहा है, सरकार जो निवेश कर रही है, उसके फंड कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, इसमें भी इस्तेमाल हो सकते हैं इनफॉर्मल सेक्टर बिल्ड करने में, किसमें, कैपेसिटी में, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफर। ये क्या है, ये ठेला, ये रिसेंट की फोटो है, ये ठेला उठा रही हैं, मैन पावर लग रहा है, ठीक है। इसकी बजाय कुछ हम मशीन यूज सकती है, मशीन का ज़माना है, मोटर गाड़ी या फिर छोटा बस हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो हम रिप्लेस कर सकते हैं आज के टाइम पे, ठीक है। एंड क्रिएटिंग क्लोज लूप फीडबैक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ठीक है, फॉर इजिली रिसाइकल्ड प्लास्टिक EPR रिक्वायरमेंट कुड हैव बीन फुलफिल्ड फॉर फॉर्मलाइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क इन द इनफॉर्मल एडिक्वेटली कंपनसेटिंग दैम, ठीक है। सो ये सब सारी चीज़ें होंगी तो ये अपने आप इनको कंपनसेट होगा। इनको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, इनको थोड़ी सी अगर सिक्योरिटी मिल जाएगी, थोड़ा सा इंश्योरेंस मिल जाएगा तो ये खुश रहेंगे उसमें, ठीक है। एक एम्पावरमेंट मिल जाएगी, एक स्टैंड मिल जाएगा, उनका जो अधिकार है वो मिल जाएगा, तो फिर इनके लिए वही ज़्यादा है, इनके वही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तो वो भी नहीं दे रहे हैं इनको, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट करके रखना, और ये आप एग्जाम पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द ड्राफ्ट रेगुलेशन गैप्स ऑन प्लास्टिक वेस्ट, ठीक। EPR गाइडलाइंस के तहत 3 तरह के कैटेगरीज इसमें बांटी गई हैं, ठीक है। क्या है वो 3 कैटेगरीज, यहां हम डिस्कस करेंगे। सो वाइल देयर आर लार्ज पार्ट ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस आर सिंगल यूज और थ्रोन अवे प्लास्टिक पैकेजिंग, देयर आर मल्टीलेटरल प्लास्टिक आइटम्स लाइक मल्टी मटेरियल प्लास्टिक, जिसमें हम पहले बात किए थे, क्या थी, सैनिटरी पैड्स, चप्पल, स्लीपर जो पहनते हैं आप, जूते भी हो सकते हैं उसमें, एंड पॉलिस्टर दैट पोजेस अ ह्यूज मैनेजमेंट चैलेंज टुडे, और यही होते हैं कुछ एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल, ठीक है, एंड हैव नॉट बीन मेट द स्कोप ऑफ EPR, ठीक है। सो 3 तरीके की चीजें होती हैं, एक रिजिड प्लास्टिक, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक, देन मल्टी लेयर प्लास्टिक पैकेजिंग। तो जो रिजिड प्लास्टिक होता है वो रिसाइकलेबल होता है एंड इफेक्टिवली हैंडल्ड बाय द इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। ये कौन से प्लास्टिक होते हैं, दे आर दोज प्लास्टिक दैट डू नॉट इजिली व्हेन स्क्वीज्ड, ठीक है। मेनी आर लार्ज बल्कि आइटम, जैसे लॉन चेयर्स हो गए, बकेट्स हो गए, टॉडलर्स बच्चों के खिलौने वगैरह हो गए ये। सो गवर्नमेंट दे कुड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द इनफॉर्मल रिसाइकलिंग चेन बाय ब्रिजिंग गैप इन इनएडिक्वेट फिजिकल स्पेसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है, बस एक गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना है ताकि एक फिजिकल स्पेस बन जाए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, एक फैसिलिटी दे दें उनको, ताकि ये वाला जो मामला है, रिजिड प्लास्टिक वाला मामला है, वो ईजिली ये रैग पिकर्स हैं वो कर लें, ठीक है। नाउ सेकंड जो है प्लास्टिक, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक, ये जो है टेक्नोलॉजिकली रिसाइकलेबल बट नॉट इकोनॉमिकली वायबल टू रिसाइकल, मतलब कि ये एक्सपेंसिव है इसको रिसाइकल करना, ओके। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आते हैं, पैकेजिंग ऑफ सिंगल लेयर और मल्टी लेयर, मोर देन 1 लेयर विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक, अलग अलग तरीके के प्लास्टिक होते हैं उसमें। प्लास्टिक शीट्स एंड कवर्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक शीट्स, कैरी बैग्स, जो आप खाना
मार्केट जाते हैं तो प्लास्टिक की थैली जो उठाते हैं वही होती है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक्स, ठीक है, जो कितना भी आप सामान ठूंस दें वो फैलती जाएगी, ठीक है, इंक्लूडिंग कैरी बैग्स मेड अप ऑफ कंपोस्टेबल प्लास्टिक सैशेज एंड ऑल। सो ड्यू टू देयर कंटेमिनेशन विद ऑर्गेनिक वेस्ट, लाइट वेट होता है, वॉल्यूम बहुत हैवी वॉल्यूम में बनता है, द कॉस्ट ऑफ रिसाइकलिंग आर प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव रिलेटिव टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द आउटपुट, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ द आउटपुट मतलब कि जितने में वो बिक नहीं रहा है उससे ज्यादा इसको रिसाइकल करने में कॉस्ट आ रही है इसकी। इसलिए मार्केट वैल्यू ऑफ दीज प्लास्टिक्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द डिमांड। इनका डिमांड बढ़ाया जाए, खुद ही अपने आप लोग कम कर देंगे। और ये सबसे ज्यादा कौन यूज करता है? सबसे ज्यादा लोग वेजिटेबल वेंडर्स यूज करते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और छोटे मोटे जो वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, वो लोग बहुत यूज करते हैं प्लास्टिक, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग भी नहीं घर से पैकेट्स लेके जाते हैं और हम लोग को भी ये इनके दिए हुए प्लास्टिक में ले आना पड़ता है। ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, सबसे चीप भी है, अफोर्डेबल है मार्केट में, ठीक है। तीसरा लास्ट है मल्टी लेयर प्लास्टिक पैकेजिंग। यहां पे टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग टू रिसाइकल और ये नॉन रिसाइकलेबल है। ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जिसमें सैनिटरी पैड्स, जिसमें चप्पल्स, पॉलिस्टर वगैरह आती है, जो इजीली रिसाइकलेबल नहीं होता, इवन टेक्नोलॉजिकली भी नहीं होता है, तो ये एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल हो जाता है, ठीक है। प्राइमरली यूज्ड इन फूड पैकेजिंग, दे ऑफ्टन अट्रैक्ट रोडेंट्स एंड मेकिंग स्टोरेज प्रॉब्लमेटिक। सो क्योंकि उसमें खाना पैकेज होता है और वो मतलब सड़ता है, गलता है, पिचकता है, लेकिन वो डिकम्पोज नहीं होता, वो गायब नहीं होता। सो इवन इफ इट इज प्लास्टिक इज पिक्ड, रिसाइकलिंग इज टेक्नोलॉजी चैलेंजिंग, इट इज हेट्रोजीनियस मटेरियल, काफ़ी सारे उसमें मटेरियल्स होते हैं और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिल्कुल नहीं होता है। इसको अगर हम करेंगे तो बहुत सारे गैसेस, पोल्यूशंस, कार्बन, मीथेन रिलीज होता है इसमें से, ओके। सो इसका जो वे फॉरवर्ड है, वे फॉरवर्ड यहाँ मेंशन हुआ है कि इसका एक एग्जाम्पल भी था। तो आईटीसी ने, स्वच्छ आईटीसी लिमिटेड, अगर ये येलो कलर का हाईलाइट आप देखेंगे, स्वच्छ आईटीसी लिमिटेड एक प्रोजेक्ट था जो लगभग डाइवर्ट किया था 1000 मेट्रिक टन ऑफ मल्टी लेयर्ड एंड लो वैल्यूएबल प्लास्टिक सिंस इट्स इंसेप्शन। लेकिन ये जो कंटैमिनेशन इतने हैवी होते हैं कि ये मशीन्स को भी इरोड कर देते हैं, खराब कर देते हैं, और इस वजह से कि मशीन खराब होने लगी धीरे धीरे, तो ये पूरा प्रोसेस एक इन्वायरमेंटली, इकोनॉमिकली और सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। सो नंबर ऑफ प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस एंड केमिकल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट। बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं इसमें, ठीक है। सो एक नई टेक्निक सोचनी पड़ेगी इस मामले में, क्योंकि ये जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या बनता है? तो गवर्नमेंट रीडू, कि गवर्नमेंट को जो है वो सबसे पहले जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है उसको थोड़ा सा रीडू करना चाहिए, ठीक है, चेंजेस करने चाहिए, अमेंडमेंट ले आने चाहिए, खास करके किसमें, इनफॉर्मल वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी और उनके इकोनॉमी से रिलेटेड, उनके सामाजिक आर्थिक सिचुएशन से रिलेटेड, ठीक है। तीसरा ये है कि जो मशीन्स हैं उनको टेक्नोलॉजिकली यूज किया जाए, ठीक है, ताकि जितने भी ये इरोजन हो रहे हैं वो इरोजन ना हो। एंड द एंड ऑफ लाइफ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी शुड बी क्लोजली इवैल्यूएटेड बेस्ड नॉट ओनली ऑन देयर हेल्थ एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट बट ऑल्सो implications for continued production of low quality and multi-layered plastics. ओके, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, कंस्ट्रक्टिव आर्टिकल था, और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं मेरे पास। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू काइंडली कमेंट हियर। कल इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन से एक और है, और एक है आपका फेज आउट सीएफसी से, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कहता है अबाउट इनइक्वालिटी रिपोर्ट, सोशो इकोनॉमिक, सेक्युलराइजेशन, टॉलरेंस। मैं आपको यहां आर्टिकल पे लेके चलता हूं। हालांकि बहुत न्यूज़ इतनी आप सुन चुके होंगे इसके बारे में, लेकिन दिस एस्पेक्ट इज न्यू, दिस इज समथिंग डिफरेंट एस्पेक्ट। हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में लेके जाएंगे, इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में इसको लेके जाएंगे। हम डेटा यहां नहीं बताएंगे, डेटा आपको ऑलरेडी पता है और आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि इंडिया कहाँ है और इंडिया की सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो ये जो है इनकम इनक्वालिटी, ये हमारे GS1 का टॉपिक है, GS3 का टॉपिक है, जहां पे पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज, पावर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, काफी ज्यादा टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। इंडिया अमंग द टॉप कंट्रीज इन इनक्वालिटी, 10% होल्ड 57% इनकम रिपोर्ट, ठीक है। सो
इसमें भी दो मुद्दे कवर किए गए हैं। एक मुद्दा है फ्रॉम द आर्टिकल, जो आर्टिकल में हमने देखा है, और एक मुद्दा एक्चुअली जो फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है, एक मुद्दा ये कहता है कि जो गरीबी है, जो पावर्टी है इंडिया में, वो कहीं ना कहीं सामाजिक सिचुएशन है, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसका। ठीक है, क्योंकि हमारी इतने रिजिड सोसाइटी है, इस वजह से पावर्टी का जो एलिविएशन है वो नहीं हो पाया है। ठीक है, तो और दूसरा जो है वो हमारा फैक्ट्स एंड फिगर्स कह रहा है कि इनकम इनइक्वालिटीज जो है वो ढेर सारे डायमेंशंस में लेके, नॉट ओनली विथ रिच एंड पुअर बट अमॉन्ग द पुअर हु इज द पुअरेस्ट, ये भी है। ठीक है, सो फ्रॉम द आर्टिकल, मतलब आर्टिकल से ये मैंने सारी चीजें ली हुई हैं। तो ग्लोबल मल्टीमिलियनियर्स हैव कैप्चर्ड डिस्प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ ग्रोथ ओवर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। तो ये वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में जो टॉप 1% अमीर लोग हैं वो पूरे वर्ल्ड की 38% पैसा लेके बैठे हैं। कौन कौन? जैसे एप्पल के सीईओ हो गए एलॉन मस्क हो गए, जेफ बीजोस हो गए, वॉरेन बफेट हो गए, इंडिया में मुकेश अंबानी हो गए, गोदरेज लोग हो गए, बिरलाज हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, टाटाज हो गए। ये लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो कि 38% ऑफ द वर्ल्ड ओवरऑल वेल्थ लेके बैठे हैं। ठीक है, और अक्यूमुलेटेड सिंस 1990s। जहां तक कि जो 50% जो है, जो हमारी 50% नीचे की पॉपुलेशन है, उनके पास कितने रुपए हैं? 2% ऑफ द इनकम है, 2%। ओके, सो नोबेल लॉरिएट इकोनॉमिस्ट अभिजीत बैनर्जी एंड एस्थर डफलो, उनका ये कहना है कि इंडिया अब सबसे ज्यादा इज अमॉन्ग द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, अनइक्वल कंट्रीज बोलो तो इनकम के मामले में भी, डिस्पैरिटी के मामले में। ठीक है, दिस मीन्स दैट द गैप बिटवीन द टॉप 1% एंड द बॉटम परसेंट इज द वाइडेस्ट फॉर इंडिया अमॉन्ग द मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, मेजर इकोनॉमी की बात की गई है। मेजर इकोनॉमी कौन कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, रशिया, फ्रांस। ठीक है, जितनी भी मेजर इकोनॉमीज है वर्ल्ड में, उसमें से सबसे बड़ी इंडिया की ऐसी रिपोर्ट आना एक बहुत ही चिंता का विषय है और सोचने वाली बात है। ठीक है, देखिए, ये पावर्टी जो है वो शुरू से ही मुद्दा रहा है, चाहे समाज का चाहे सरकार का। ठीक है, शुरू से ही गरीबी एक मुद्दा रहा है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन इस पे काम भी किया गया, जैसे कि जो सामाजिक थे, समाजवाद थे, नेहरू जी एक समाजवाद थे। ठीक है, उन्होंने इस पे काम किया, उन्होंने ही इंप्लीमेंट करवाया ये 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में ये हुआ था कि जो इनकम है टॉप 10% लोगों की, ठीक है, टॉप 10% लोगों की जो इनकम है वो 50% है, उसको रिड्यूस करके हम लगभग 50% से 35-40% करेंगे। ठीक है, आज़ादी के पहले 10 साल तक ये मामला कुछ चला भी, सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन 1980s के बाद जब हमारी डीरेगुलेशंस होने लगी, लाइसेंस राज जब खत्म होने लगा, जब एक एलपीजी रिफॉर्म्स आए, मार्केट खुल गई। जैसे मार्केट खुली 1991 के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बाद, उसके बाद इनइक्वालिटीज भर भर के होने लगी, इतना ज़्यादा निवेश होने लगा, एंटरप्रेन्योर्स होने लगे। ठीक है, जिनका जो छोटा मोटा गल्ला भी था पुराना, वो इतने ऊपर पहुंच गए कि अब नीचे देख भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में कि सिंस मिड 1980s डीरेगुलेशन एंड लिबरलाइजेशन पॉलिसीज हैव लेड टू वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम इंक्रीज इन द इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, और इन चीज़ों को रिलेट किया है सोशल स्ट्रक्चर से। सोशल स्ट्रक्चर से कैसे रिलेट किया है, ये बहुत ही अच्छी एनालॉजी है। जब हम कंपेयर करेंगे तो दिस इज हाउ यू हैव टू फ्रेम इन योर आंसर। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स तो अपनी जगह हैं, ठीक है, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी पे देखेंगे, जब हम थियरी समझेंगे, तो अपने आप जस्टिफाई कर सकोगे अपने फैक्ट्स को, फिगर्स को भी। कैसे? इन फैक्ट पॉवर्टी एंड अदर सोशल मिजरी आर इन लार्ज पार्ट ड्यू टू सोशल स्ट्रक्चर। हमारे जो सामाजिक ढांचा है उसकी वजह से गरीबी बहुत ज्यादा है। ठीक है, कैसे? जो हमारा जिस तरीके से समाज काम करता है उस वजह से भी कहीं ना कहीं गरीबी बहुत ज्यादा है। कैसे हो गया? सेक्सिज्म से, रेसिज्म से, सेग्रीगेशन, ठीक है, कांस्टेंट कॉज ऑफ डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन, पेट्रियार्की। लोग कहते हैं तुम लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, घर पे रहें, पढ़ेंगी नहीं, उनको जॉब मत करने दो। ठीक है, जो पेट्रियार्की है,
जो हमारे सेक्सिस्ट लोग हैं वो जेंडर बायस करते हैं, ठीक है, जिनके अंदर भर भर के डाइकोटमी है, एक ही चीज़ को दो अलग अलग एंगल से देखते हैं, ठीक है, वो उनकी वजह से ये सोसाइटी के जो कुछ कुछ बहुत घटिया, बहुत पुराने, बहुत ही ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनकी वजह से ये पावर्टी, गरीबी हो रही है। ये ऐसे बेड़ियां हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं, और कोई आगे बढ़ भी गया तो उसको नज़रअंदाज करके आपको ये सारी चीज़ें कंस्ट्रेन करती हैं, ठीक है। तो ये समाज बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप सामाजिक आर्थिक स्थिति से बढ़ ही नहीं पा रहे हो, आपको मौका ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर आपके पास है भी मौका, लेकिन आपकी जो सोसाइटी है उसमें आप दब के रह जाओगे। जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो तो एक वर्ग है ही, वो तो जेंडर इनइक्वालिटी है ही, लेकिन जो लड़के हैं छोटे शहर के, वहाँ पे भी जो हमारी सपने देखने की जो चाहत होती है वो पूरा नहीं हो पाती है, ठीक है, नहीं हम आगे बढ़ पाते हैं। तो द मेजॉरिटी ग्रुप नेचुरली हैज़ हेड स्टार्ट रिलेटिव टू ग्रुप दैट आइडियल societal barriers on a daily basis. This is what I mean a structural cause of poverty, ठीक है। सो इसमें गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है। सो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें अगर आप अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, कल को चीज़ें समझेंगे नहीं, और एग्ज़ाम देंगे नहीं, पढ़ाई करेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, तो फिर आपके घर में जो भी गरीबी हो रही है वो विशियस साइकिल से आप कैसे निकलोगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं। एक एनजीओ में, क्योंकि एनजीओ से मैं बहुत एसोसिएटेड हूं, एक एनजीओ ने एक्चुअली एक लड़की को स्ट्रीट से उठाया, बहुत उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, उसके साथ कुछ इश्यूज हो गए थे, तो उसको एनजीओ ने अपने यहाँ रखा, खिलाया पिलाया पढ़ाया, ठीक है। क्लास 12th में वो पहुंची और अच्छे नंबर से उसने क्लास 12th का एग्जाम दिया। अब वो लड़की, ठीक है, लेट अस से उसका नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है, श्रुति, लेट्स से, अगर वो श्रुति, अब एनजीओ ने क्या किया कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि जितने भी छोटे क्लास के बच्चे हैं, 9th 8th 7th 6th, उनको आप पढ़ाइए, जितने घंटे आप पढ़ाएंगे उतना आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ द एम्पावरमेंट कम्स। अब वो बच्ची श्रुति जो कि 12 तक पढ़ी है केवल, अब जो है वो एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट फील कर रही है, एक नॉलेजेबल, एक ग्रैटिट्यूड फील कर रही है, और एंड शी इज नाउ अर्निंग फॉर हर सेल्फ। वो बच्चों को पढ़ा रही है, और इसमें पता है क्या होता है, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि शी विल टीच द वे शी हैव बीन टॉट। जैसे जैसे वो पढ़ी है वैसे ही पढ़ाएगी, जो समाज उसने देखा है, जो चैलेंजेस वो झेल के आई है, वो पढ़ाएगी, वो समझाएगी, और वो सबसे बेसिक बेस्ट चीज़ होती है, ठीक है। नेचुरल, सोशली पढ़ाना नेचुरली। इट्स नॉट ऑलवेज द बुकिश डेफिनेशन विल हेल्प यू, प्रैक्टिकल थिंग्स विल ऑल्सो हेल्प यू, ओके। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम सोसाइटी से कनेक्ट कर रहे हैं, ओके, इनइक्वालिटी को, पावर्टी को, ठीक। सर्वे का डेटा कहता है, तो इनफैक्ट यूके की एक यूनिवर्सिटी और यूएस की एक यूनिवर्सिटी दोनों मिलके एक सर्वे निकालते हैं, जहां पे ये पता चलता है कि द मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली जहां पे इनइक्वालिटी कम है, जहां पे जेंडर इनइक्वालिटी कम है, जहां पे पावर्टी कम है, वहां ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया पता है? सेक्युलराइजेशन से, मतलब कि धर्मनिरपेक्षता से, मतलब कि रिलीजन को खुद से अलग करके। मतलब हम जब खुद से कह रहे हैं तो वहां बात आ रही है डेवलपमेंट से, ठीक है। तो सेक्युलराइजेशन ओनली प्रेडिक्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हेन इट इज अकम्पनीड बाय द रेस्पेक्ट ऑफ टॉलरेंस फॉर इंडिविजुअल राइट। यहां पे टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप हमें मतलब थप्पड़ मारते जाओ और मैं टॉलरेंट हो जाऊं, नहीं। टॉलरेंस का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे हमारे भारत में जब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट ले लें, एक ही साथ हुआ था, बहुत सारे वाद विवाद हुए, लेकिन भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट हुआ। बुद्धिज्म, जैनिज्म, वाद विवाद हुए, लेकिन ये एक टॉलरेंस ही तो है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस है, टॉलरेंस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, आप कई बार देखते होंगे कि मुस्लिम का बच्चा
कृष्ण का कपड़ा पहन के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाता है। हिंदू का बच्चा मुस्लिम बन के कितनी सारे मूवीज़ में दिखाता है, ठीक है। जो क्रिश्चियन हैं वो गुरुद्वारे में जा रहे हैं, वो बैठ रहे हैं। जो गुरुद्वारे में हैं वो मस्जिद को रिपेयर कर रहे हैं, वो मंदिर को रिपेयर कर रहे हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंसी तो है, ये टॉलरेंस ही तो है, ठीक है। टॉलरेंस का इजी मतलब ये होता है कि मैं अपने वैल्यूज़ को, अपने अधिकार को, अपने एथिक्स को कंट्रोल करूँगा और आपके जो मेरा सामने वाला है उसके वैल्यूज़ को मतलब लिमिट नहीं करूँगा, उसके वैल्यूज़ को कर्टेल नहीं करूँगा, रोकूंगा नहीं। ओके, सो आप अपनी भी बात रखिए और सामने वाले की भी बात रखिए, ठीक है। यहाँ ये नहीं कि मैं कुछ और कह रहा हूँ और उसकी बात मुझे बुरी लग गई तो आप तलवार से काट पीट दिए और हो गया टॉलरेंट। दिस इज़ नॉट द वे ऑफ टॉलरेंस। हमें ये बर्दाश्त करना है, हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम एक साथ हैं। हम एक हेट्रोजेनस सोसाइटी हैं। पग पग पे हमारे संस्कार, हमारे रहन सहन, खाने पीने का तरीका, बोलने चालने का तरीका, ठीक है, उठने बैठने का तरीका चेंज हो जाता है। ऐसा भारत है ये, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसमें ही यही बात की गई है कि सेकुलराइजेशन ओनली प्रेडिक्ट्स फ्यूचर डेवलपमेंट, ठीक है। द ओनली थिंग कैन हैपन बियॉन्ड सफरेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस, ठीक है। अ सोसाइटी इज एबल टू सी ऑल शेड्स ऑफ ह्यूमन of varying caste, class, creed, free gender, society equal. The cultural aspect of secularization is delinking region from public life and so on and so forth. ठीक है। देखिए यूएस में जो अपार्थाइड था, ठीक है, ब्लैक लाइव्स मैटर जो हैशटैग आपने देखा होगा, इतने सदियां लग गई, साल लग गए, दशक लग गए उनको ये मानने में कि ब्लैक लाइफ मैटर एक्चुअली स्लेव्स कहे जाते थे वो अपने टाइम के। इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में हम शुरू से एक टॉलरेंट नेशन रहे, टॉलरेंट कंट्री रहे। इतने सारे किंगडम्स और डायनेस्टीज आके चले गए यार, अभी भी हम तो बर्दाश्त कर चुके हैं, हम तो रह चुके हैं, हम इज्जत करते हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं उनकी। जो आ रहे हैं आएँ और जाएं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इतने सारे माइग्रेशंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारी जो इतनी सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेपाल हो गई, उधर से श्रीलंका हो गया, उधर से बांग्लादेश हो गया, लोग आते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं। हम थोड़ी उनको उठा के बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर सेटअप फॉलो होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है, ठीक है। तो हम टॉलरेंट हैं, ठीक है। टॉलरेंट का मतलब ये होता है, ये नहीं होता है कि अगर आप उसकी बात आपको पसंद नहीं आ रही है, अगर उसकी वैल्यूज़ आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप उठ के उसका कत्ल कर दें, मार दें, ठीक है। तो और आप टॉलरेंट हैं, आप बर्दाश्त करते जाएंगे, या फिर कोई आपको मार रहा है आप बर्दाश्त कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द वे। ओके, सो आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। अंबेडकर जी का भी यही कहना था। ये पूरा इमेज जो देखें आप, अंबेडकर जी का साफ साफ ये कहना था कि भाई अगर हम राजनीति की बात करें, तुम राजनीति में वन मैन वन वोट की वैल्यू करते हो आप, इनफैक्ट वन वोट वन वैल्यू की वैल्यू भी करते हो आप। लेकिन जब हम सामाजिक और आर्थिक जिंदगी के बारे में बात करेंगे, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे डिस्पैरिटी आ जाती है। तब वहां पे क्या होता है, वन मैन डिफरेंट वैल्यूज, वन वोट डिफरेंट वैल्यूज, ओके। और यही एक्चुअली क्वालिटी है इंडिया की। लेकिन यहीं पे तो हमें मेंटेन करना है, यही तो यूनिकनेस है इस कंट्री की, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू एंटर इन अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी, इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी, ठीक है। इन पॉलिटिक्स वी विल रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू। इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन ऑफ अवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि इन सोशल इकोनॉमिक लाइफ वी शैल, हम करेंगे किस चीज़ से, वो रीज़न है हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा ऐसा है, उसकी वजह से इनइक्वालिटी आएगी। कहाँ पे, द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू, ठीक है। ये हो भी नहीं पाएगा, एक आदमी की एक वन मैन वन वैल्यू बहुत मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा। गांधी जी का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर उनका अहिंसा, सत्याग्रह, ये सारे कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन्होंने कई हजार लोगों ने फॉलो किया, तो क्या वन मैन वन वैल्यू नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में जाके इंडिया के बारे में बोल सकते हैं, इंडिया का नेतृत्व कर सकते हैं, तो लाखों लोगों ने यहाँ इंडियंस, इनफैक्ट वहाँ पे जो फॉरेनर्स थे, उन्होंने लाइक किया उनके वैल्यूज़ को, उनके मोरालिटी को, एथिक्स को। तो क्या वन मैन वन वैल्यू नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो यही कहा इन्होंने कि वन मैन वन वोट
पॉलिटिक्स में हो सकता है, लेकिन वन मैन वन वोट वन वैल्यू सामाजिक और आर्थिक स्थिति में नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर पे काम करना होगा। तो आपसे ये क्वेश्चन है हमारा, क्या है हमारा समाज का स्ट्रक्चर, सोसाइटल स्ट्रक्चर क्या है, क्यों हिंडर हो रही हैं ये चीज़ें, क्यों रुक रही हैं ये चीज़ें, ये डेवलपमेंट क्यों रुक रही हैं। ओके, सो इनका ये कहना, ये जो है ये आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। दिस इज एन इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग। बेसिकली यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है इनइक्वालिटी रिपोर्ट, सोशियो इकोनॉमिक सेकुलराइजेशन टॉलरेंस, यहाँ पे ये मैंने मेंशन किया है कि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया, एरियाज ऑफ इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी इन, ये 3 मामलों में है इनइक्वालिटी। कहाँ पे? कंजम्पशन, इनकम और वेल्थ। ठीक है, 3 मामलों में इनइक्वालिटी है। जो रिपोर्ट कहती है वो है कंजम्पशन, इनकम और वेल्थ। फैक्टर अफेक्टिंग इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज, an individual's class origin, his or her household of birth, whose parents have significant bearing of education and employment income perspective। ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बेसिकली उनके बारे में बताया जिनके पास अपॉर्चुनिटीज है लेकिन इनइक्वल हैं। किस वजह से? या तो फिर उनका क्लास ऐसा है, ऐसी जगह पे उनका बर्थ हुआ है, पेरेंट्स उनके वैसे नहीं हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बाय लो लेवल ऑफ सोशल मोबिलिटी अक्रॉस जनरेशन, children born is disadvantaged household have a lower chance of moving up to the, तभी रिजर्वेशन के लिए स्कीम आई है, तभी इंदिरा साहनी जैसा जजमेंट आता है। ठीक है, कि इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रिजर्वेशन चाहिए, ताकि ये लोग जो गरीब घर में पैदा हुए, एक डिसएडवांटेज हाउस होल्ड में पैदा हुए हैं, ताकि उनको मुख्य धारा में ले आया जाए और फिर उनकी, ताकि वो एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट फील करें। द फीमेल लेबर इनकम शेयर इज इक्वल टू 18%, विच इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन एशिया। 21% चाइना में है। ठीक है, इम्पैक्ट कोविड-19 के बाद से बहुत सारे इम्पैक्ट्स हुए हैं। क्या इम्पैक्ट हुए हैं? एक तो सबसे पहले पढ़ाई शिक्षा के मामलों में, वो तो थैंक यू कि जितनी भी इंटरनेट बहुत बूम पे था और सारी चीज़ें होंगी, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप मुझे देख रहे हैं तो आपके शहर में बैठ के देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब बैलेंस बिगड़ा है। ठीक, लेबर मार्केट बहुत ज़्यादा इंड्यूस हुई है, लॉकडाउन था तो उस वजह से लेबर्स काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। आप सबको पता है माइग्रेशन, और जो दिल्ली से लोग पलायन कर रहे थे अलग अलग शहर में। ठीक है, एक्सेसरबेटेड इनकम इनइक्वालिटी, एसर की रिपोर्ट के हिसाब से जितने भी बच्चे थे जो स्कूल जाते थे उनके स्कूल बंद हो गए हैं। दे शिफ्ट ओनली ऑनलाइन मोड्स ऑफ वाइडनिंग एजुकेशन, लर्निंग गैप्स आ गए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, जो अमीर और रईस बच्चे थे, जो मिडिल क्लास बच्चे थे, वो तो अफोर्ड कर ले रहे थे, लेकिन जो गरीब थे, जो उस हाउस होल्ड से नहीं थे, उनको दिक्कत हो रही थी। ठीक है, यंग चिल्ड्रन फ्रॉम लो हाउस होल्ड इनकम, डिप्राइव्ड मीडियम लर्निंग स्मार्टफोन्स एंड ये मोर एवर, ये सारी चीज़ें आपको पता है, आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ये मैंने पीडीएफ वैसे समझाने के लिए नहीं, आपके लिए ही लगाया था, ताकि जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसका वे फॉरवर्ड ये है, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम समस्या नहीं गिना सकते हैं, हम वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, तो हम हर टनल के आगे एक लाइट देखेंगे, हर सिल्वर लाइनिंग होनी चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स विच कुड बी द वे फॉरवर्ड। क्या क्या करना चाहिए? एम्पावरमेंट होनी चाहिए, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ होना चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, माइग्रेशन, वेज इनइक्वालिटीज होनी चाहिए, सिविल सोसाइटी को प्रमोट करना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। राइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, व्हाट इज द नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल? ठीक है, द नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल इज अ प्रूडेंट वे टू फॉरवर्ड सॉल्व द प्रॉब्लम सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये बताइएगा कमेंट करके क्या था ये मॉडल। ठीक है, ये आप अपने पॉलिटिकल साइंस में भी, सोशियोलॉजी में भी, GS1 में भी, GS2 में भी, GS3 में भी, 4 में भी मेंशन कर सकते हैं, इंटरव्यू में भी बोल सकते हैं, कहीं भी पूछ सकता है ये। ऐसा कौन सा मॉडल है ये कि जिसकी वजह से हमारी आर्थिक सामाजिक स्थिति जो असमानता है वो खत्म हो सकती है? डिस्कस करिए, इसका आप लिख के बताइएगा, फ्रेमवर्क लिख के बताइए, पूरा पैराग्राफ जरूरी नहीं है, लिख के बताइए, वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, सो उम्मीद है आज का सेशन एक ज़बरदस्त सेशन रहा होगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू काइंडली कमेंट हियर, कमेंट करके बताइए एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। सो मिलते हैं अगले एडिटोरियल ओपेड एनालिसिस में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। ठीक है, पूछे गए क्वेश्चन का जरूर लिख के बताइए और प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट द रेगुलर अपडेट। मिलते हैं कल के ओपेड एनालिसिस में, तब तक जय हिंद।